तो हम लोग आज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ इस पर बात करने वाले हैं कि प्राकृतिक विधि विचारधारा ये क्या चीज। सबसे पहली बात, जैसा हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस इसका इंट्रोडक्शन देते समय बात की थी कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस विषय का हम अध्ययन करना चाहते हैं वो विषय क्या कहता है, इसे समझना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विषयों के संबंध में आपकी धारणा एकदम गलत है और इसीलिए विषय समझ में ही नहीं आते। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसके बारे में आप माने बैठे हैं कि यह विधि का ज्ञान है, जबकि वो विधि का ज्ञान उस रूप में बिल्कुल नहीं है जिस रूप में विधि का ज्ञान आपने माना है। वो उस रूप में विधि का ज्ञान है जिस रूप में उसे विधि का विज्ञान कहा जाएगा। वो उस रूप में विधि का ज्ञान है, वो एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है। और वो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान क्यों है? क्योंकि विधि शास्त्र की जो विषय वस्तु विभिन्न विद्वानों ने मानी है, वो विधि के बारे में इस प्रकार का अध्ययन है जो उन विद्वानों ने स्वयं किया है और फिर जाना है कि किसी भी सोसाइटी में कानून किसे माना गया है। उनका अध्ययन यह नहीं है कि कानून क्या है, कानून जो भी है वो कानून क्यों है, इस पर है उनका अध्ययन। इसलिए वो विधि के बारे में अध्ययन जरूर है, लेकिन वो विधि के बारे में एक विशेष प्रकार का अध्ययन है। इसलिए विधि का ज्ञान नहीं, वो विधि का विज्ञान है। और आप उसे विधि के ज्ञान के रूप में ये मानकर चलते हैं, और जो विधि के ज्ञान के रूप में मानकर चलते हैं तो आपके दिमाग में जो कुछ रिफ्लेक्ट होता है वो ये रिफ्लेक्ट होता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी कुछ ऐसे मिलना चाहिए जैसे संविदा विधि में मिलता है, जैसे आईपीसी में मिलता है कि एक निश्चित विषय वस्तु, आईपीसी पर कोई किताब हो, उस पर 300 की व्याख्या के लिए जिसे आधार माना होगा वो आईपीसी की धारा 300 ही होगी। जबकि ज्यूरिस्प्रूडेंस की आप किताबें उठाओ तो उनमें कानून के जन्म के जो सिद्धांत होंगे वो ऐतिहासिक विचारधारा के लोग कुछ और बता रहे होंगे और विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग कुछ और बता रहे होंगे, समाजशास्त्री विचार के लोग कुछ और बता रहे होंगे, तो यथार्थवादी कुछ और कह रहे होंगे। तो चीजों के बारे में दृष्टिकोण एक नहीं है और यह आपको कंफ्यूज करता है। क्यों? सारे विचारकों ने वैज्ञानिक अध्ययन किया है, वैज्ञानिक अध्ययन किया है क्यों? अर्थात उन्होंने विधि के बारे में अपना अनुभव जो हुआ उन्हें, ठीक है, विधिक व्यवस्था और विधि के बारे में वो उन्होंने अपनी किताब में संकलित किया है। और इसलिए उन्होंने जो कुछ बताया है वो विधि के विज्ञान से ताल्लुक रखता है, विधि के ज्ञान से नहीं, ठीक है। या यूं कहें कि वो विधि के ज्ञान से तो ताल्लुक रखता है, लेकिन वो ज्ञान एक विशिष्ट प्रकार का होने के कारण उसे विधि का ज्ञान कहने की अपेक्षा विधि का विज्ञान कहा जाना ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। इस ढंग की बात आपको समझनी चाहिए ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने की जो मनोदशा है, ये यूं कहें कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए जो मनोदशा अपेक्षित है वो आपकी बनती है। और बिल्कुल ठीक यही बात प्राकृतिक विधि, इसे पढ़ने के पहले आपको जान लेनी चाहिए। आपकी समस्या यह है कि जैसे ही प्राकृतिक विधि कहा जाता है आपके ध्यान में विधि का वह प्रारूप आ जाता है जो राज्य ने सकारात्मक विधि के तौर पर, यानी पॉजिटिव लॉ के तौर पर, यानी इनेक्टेड लॉ के तौर पर देश में लागू कर रखी है, जबकि प्राकृतिक विधि का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यह कहना तो
ठीक नहीं है, लेकिन हम जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उस संदर्भ में वाकई प्राकृतिक विधि का राज्य की सकारात्मक विधि से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि राज्य की जो सकारात्मक विधि है अर्थात वो पॉजिटिव ला, राज्य की सकारात्मक विधि हम जिस विधि के लिए कह रहे हैं वो विधि है जो राज्य ने अपनी ताकत से विधि के तौर पर या विधि के नियम के तौर पर किसी व्यवस्था में लागू कर रखी है, जिसे आप आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए आदि नामों से जानते हैं। राज्य की सकारात्मक विधि से जो मेरा अभिप्राय है वो उन विधियों से जो राज्य ने अपनी ताकत से लागू की, तो उन विधियों का प्राकृतिक विधि से कोई संबंध नहीं है। कहने का अर्थ है वे विधियां जो राज्य ने अपनी ताकत से लागू की हैं वे प्राकृतिक विधि के अनुसार ठीक भी हो सकती हैं और प्राकृतिक विधि के अनुसार ठीक नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर वे प्राकृतिक विधि के अनुसार ठीक नहीं है, इसके आधार पर भी वे राज्य की विधि बनी रहेंगी, क्योंकि वे राज्य की विधि होंगी या नहीं होंगी ये तो राज्य तय करेगा, ये प्राकृतिक विधि थोड़े तय कर सकती है। हां, प्राकृतिक विधि ये जरूर तय कर सकती है कि राज्य की विधि के तौर पर जो लागू किया गया है वो उसके अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट है, ये तय करने का हक ये प्राकृतिक विधि को है। किंतु विधि अर्थात राज्य की विधि उस विधिक व्यवस्था में विधि होगी या नहीं यह तय करने का हक प्राकृतिक विधि को नहीं है। यह तय करने का हक राज्य को ही है कि वो कौन सी विधि बनाएगा। लेकिन अच्छा यह समझा गया है कि राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए। अच्छा यह समझा गया है। यह अच्छा क्यों समझा गया है यह विषय का विस्तार जब हम करेंगे तब देखेंगे। अभी हम बीज रूप में बात कर रहे हैं, और जो बीज रूप में बात कर रहे हैं तो सीधी बात है, हम संक्षेप में बात कर रहे हैं। अभी आप ये मान लें कि अच्छा ये माना गया है कि राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए, और वो राज्य की विधि अच्छी नहीं मानी गई है जो प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब एक चीज तो स्टेब्लिश होकर आ गई कि प्राकृतिक विधि अलग है और राज्य की विधि अलग है। और चूंकि राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होने की अपेक्षा यह की गई है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विधि राज्य की विधि से उच्च स्थिति की विधि यह मानी गई। प्राकृतिक विधि ऊंची है और राज्य की विधि नीची है प्राधिकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अपेक्षा क्या है कि प्राकृतिक विधि को राज्य की विधि के अनुरूप नहीं होना चाहिए, राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए। अपेक्षा यह है, और जब अपेक्षा यह है तो दो बातें बड़ी क्लियर हो जाती हैं कि एक, राज्य की विधि और प्राकृतिक विधि अलग अलग है, यह क्लियर हो जाता है इस तर्क वाक्य में से। और यह तय हो जाता है कि प्राधिकारिता में प्राकृतिक विधि उच्च है और राज्य की विधि निम्न है। जब हम लोग नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ यह पढ़ना शुरू करेंगे तो समय के दृष्टिकोण से अध्ययन 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। एक, प्राकृतिक विधि के संबंध में प्राचीन अध्ययन जिसे अंध युग कहा गया है, जिसमें विधि ईश्वरीय इच्छा से उत्पन्न यह मानी जाएगी। दूसरा अध्ययन आएगा जिसे मध्यकाल कहेंगे, जिसमें विधि ईश्वरीय विवेक या युक्ति या ठीक है आपका रीजन इससे उत्पन्न हुई मानी जाएगी, वो मध्यकाल है। और फिर एक मॉडर्न युग आएगा, ठीक है, जो आज का युग है।
और इन 3 कालों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो जब पहले काल का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उस काल में प्राकृतिक विधि को राज्य की विधि से उच्च विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। यह माना गया है कि राज्य की विधि उच्च है प्राधिकारिता में, और वो सॉरी राज्य की विधि नहीं, प्राकृतिक विधि प्राधिकारिता में उच्च है और राज्य की विधि निम्न है। और चूंकि राज्य की विधि निम्न है प्राधिकारिता में, इसलिए राज्य की विधि को आवश्यक तौर पर, ठीक है, प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए, आवश्यक तौर पर अनुरूप होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं होगी तो राज्य की विधि की जो विधि मान्यता है, जो उसकी वैलिडिटी है, वो खत्म हो जाएगी। और जब राज्य की विधि की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो राज्य अपने नागरिकों से यह नहीं कह पाएगा कि आप मेरी विधि का पालन करिए, क्योंकि जो राज्य की विधियां हैं वे अंततः क्या है, अंततः तो वो आचरण का तरीका है। भाई विधि क्या है? आचरण का तरीका, कि आप चोरी नहीं करेंगे, चोरी आचरण है, वो आचरण आप नहीं करेंगे, तो विधि अंततः आचरण का तरीका है। तो अगर विधि ने अपनी वैधता खो दी तो फिर यह नहीं कहा जा सकता कि आप इसी ढंग से आचरण करिए। क्यों? विधि ने तो अपनी वैधता ही खो दी। जो विधि ये अपेक्षा करती थी कि आपको मेरे मुताबिक आचरण करना चाहिए, वो विधि वैधता खो चुकी है। इसलिए फिर ये आग्रह किसी से नहीं हो सकता कि उस विधि के मुताबिक काम किया जाना चाहिए। तो जो प्राचीन अध्ययन आएगा प्राकृतिक विधि के बारे में, जो आपका जैसे अंधयुग का और जो मध्यकाल आएगा, प्राचीन अध्ययन और मध्यकाल, ये प्राकृतिक विधि को ऐसे उच्च आदर्श के तौर पर स्वीकार करेंगे जो अपने से असंगत राज्य की विधि को अविधि मान्य कर देगा। अविधि मान्य कर देगा तो उसके पालन की कोई जरूरत बचेगी ही नहीं। यानी राज्य की विधि अलग है प्राकृतिक विधि से, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्राकृतिक विधि क्या है अभी हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में जो बैठना चाहिए उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बैठा तो कभी कुछ नहीं आएगा। और आपकी समस्या यही है कि आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि प्राकृतिक विधि और राज्य की विधि दो अलग अलग चीजें हैं। वे क्या हैं, उनके सोर्स क्या हैं, कहां से आती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, अलग बातें हैं, पर बात होगी। लेकिन ये भूल सबसे पहले हटनी चाहिए, और हमें मालूम है कि ये भूल है, क्योंकि जो भूल हम कर रहे थे वो भूल आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कुछ क्षेत्रों में ठीक हो, लेकिन अध्ययन के क्षेत्रों में जो कठिनाई हमें आई है वो निश्चित तौर पर आपको भी आएगी, या आपको जो कठिनाई आ रही है वो निश्चित तौर पर हमें भी आई होगी, क्योंकि मूल रूप से मानव प्राणी कुछ समानताएं लिए हुए हैं। जो विषय मेरे लिए कठिन है वो आपके लिए भी कठिन है। यह हो सकता है कि मेरे लिए कठिन विषय रुचिकर भी हो और आपके लिए कठिन विषय नीरस भी हो। ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन कठिन कठिन है, सरल सरल है। तो जब हम एलएलबी करते तो हमें यह कॉन्सेप्ट समझने में बड़ी दिक्कत होती थी कि प्राकृतिक विधि अलग है और राज्य की विधि अलग है, और इसे न समझने के कारण पूरी एलएलबी प्राकृतिक विधि आई नहीं मीनिंग देर भाई समझ में ही नहीं आई। और मजेदारी यह है कि प्राकृतिक विधि भी लिख दी और पास भी हो गए, दोनों बातें हो गए। ठीक है, मजेदारी यह है। ठीक है, और फिर हमें हंसी आने लगती है जब कोई हमें बताता है कि एलएलबी में मेरे इतने नंबर हैं, जब तुम्हें आता ही नहीं जो कानून है तो तुम्हारे ये नंबर इनफैक्ट वास्तव में तो नंबर कहे ही नहीं जाने चाहिए, क्योंकि नंबर वो है जिसे आपने अपने पुरुषार्थ और अपने ज्ञान से हासिल किया है।
ये तो कृपा से हासिल है, ये तो कृपा से हासिल है। अगर असल मूल्यांकन आपका कर दिया जाए तो अभी 0 है, और ये आपके ही संबंध में सत्य नहीं है। अपवादिक तौर पर एलएलबी पास करने वाले किसी बच्चे के संबंध में गलत हो तो गलत हो, अन्यथा ये सबके संबंध में सत्य है। ठीक है, प्राकृतिक विचारधारा जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये ध्यान में ही नहीं आता कि प्राकृतिक विधि अलग है और राज्य की विधि अलग है। राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए, अपेक्षा है। और अगर ये अपेक्षा है तो इसका मतलब ही यह है कि प्राकृतिक विधि का अस्तित्व राज्य की विधि से पृथक और स्वतंत्र है। और न सिर्फ वो पृथक और स्वतंत्र है, बल्कि वो प्राधिकारिता में राज्य की विधि से उच्च ये भी है। ये इसी तरह स्पष्ट है। ठीक है, जैसे कुछ बेवकूफ टाइप के लोग वो ये कहेंगे कि वो लोग फला पर टिप्पणी कर रहे हैं जो उसके साथ रहे ही नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं, ठीक है, अक्सर लोग आपको ये कहते मिलेंगे। जैसे आप महात्मा गांधी के कामों पर टिप्पणी करो या जवाहरलाल नेहरू के कामों पर टिप्पणी करो तो लोग कहेंगे तुम टिप्पणी कर रहे हो उन पर, तुम क्या उनके समय में थे, तुमने उन्हें देखा? किसी के बारे में टिप्पणी करने के लिए उसे देखना या उसे जानना ये कतई जरूरी नहीं है। अगर आप घटना का मूल्यांकन कर रहे हैं तो घटना के परिणाम, और अगर आप व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो व्यक्ति के काम, समाज के लिए किस प्रकार के रहे हैं, उसके आधार पर बिना उन घटनाओं में शामिल हुए या बिना उन व्यक्तियों के साथ रहे उन व्यक्तियों के कामों का मूल्यांकन हो सकता है। गोस्वामी जी राम और रावण के साथ थोड़ी रहे, लेकिन उन्होंने राम और रावण का मूल्यांकन किया है और वो कर सकते हैं। रावण के काम और राम के काम ये समाज के लिए क्या परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, इसके आधार पर ये तय किया जा सकता है कि राम अच्छे आदमी थे और रावण खराब आदमी था। दुर्योधन का जो काम है वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है, क्या परिणाम दे रहा है, और कृष्ण का जो काम है वो सोसाइटी के लिए क्या परिणाम दे रहा है, इसके आधार पर तय हो जाएगा कि कौन क्या है। ठीक है ना? तो चीजों को जानने के लिए जरूरी नहीं है कि उन चीजों के साथ आप स्वयं को इन्वॉल्व करें। आप निरपेक्ष रहते हुए, आप अलग रहते हुए भी चीजों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो जब ये बोला गया कि प्राचीन अध्ययन प्राकृतिक विधि के बारे में और मध्यकाल, इसमें जो अध्ययन हुए वे जब ये कहते हैं कि प्राकृतिक विधि इसके अनुरूप राज्य की विधि होनी चाहिए, इससे इस तर्क वाक्य से दो तर्क ऑटोमेटिकली निकलते हैं कि प्राकृतिक विधि और राज्य की विधि अलग अलग है और प्राकृतिक विधि उच्च है, राज्य की विधि प्राधिकारिता में निम्न है। ठीक है, लेकिन प्राचीन और मध्यकाल में जो अध्ययन हुए प्राकृतिक विधि के बारे में, उनसे एक समस्या पैदा हुई है। समस्या यह पैदा हुई है कि प्राकृतिक विधि उन्होंने कहा प्राधिकारिता में उच्च है और राज्य की विधि प्राधिकारिता में निम्न है, और राज्य की विधि आवश्यक रूप से प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए। आवश्यक रूप से प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए मीनिंग देयर बाय, अगर वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है तो राज्य की विधि विधि नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि विधि तभी कही जा सकती जब वो प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हो। राज्य की विधि राजा का निर्देश, राजा का ऐसा कमांड जिसे वो अपनी ताकत से लागू करा सकता है, ये भले ही मान लिया जाए लेकिन उसे विधि नहीं कहा जा सकता। जैसे उस सत्य को सत्य नहीं कहा जा सकता जो शिव के समान कल्याणकारी नहीं है और जो सुंदर नहीं है, अर्थात जो समाज के लिए अच्छे परिणामों को उत्पन्न नहीं कर रहा। इसीलिए सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम ये कहा।
ठीक है ना। सत्य की ये डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य आवश्यक तौर पर शिव के समान कल्याणकारी और सुंदर यानी समाज के लिए अच्छे परिणामों को उत्पन्न करने वाला ये होगा ही होगा। जो ये नहीं है वो सत्य नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्य की एक परिभाषा ये भी है कि सत्य घटनाओं और तथ्यों का निरपेक्ष निरूपण मात्र ये नहीं है, सत्य कुछ इससे ज्यादा है। ये सिर्फ ये नहीं है कि घटनाओं का निरूपण कर दिया है, ये निरूपण से कुछ ज्यादा है, और वो जो ज्यादा है उसी को कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। तो राज्य की विधि, राजा का निर्देश, ठीक है, ये निश्चित तौर पर है। और राजा आज की तिथि पर संसद है, न्यायालय है, क्योंकि राजा की 3 शक्तियां उन्हें बांट दिया। तत्कालीन व्यवस्था में राजा था, ठीक है। तो राज्य की विधि, राजा का कमांड निश्चित तौर पर है, लेकिन राजा के कमांड को विधि की मान्यता यह भी मिल जाए, इसके लिए जरूरी क्या है, वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप हो। अब अगर वो प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है तो वो राजा का कमांड ये तो है, किंतु वह राजा का ऐसा कमांड नहीं है जिसे विधि कहा जाए। और फिर अगर राजा उसे लागू करा रहा है तो वो विधि लागू करा रहा है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विधि तो तब होती जब प्राकृतिक विधि से समान होती। तब अगर राजा उसे लागू करा रहा है तो राजा के द्वारा अपने ऐसे कमांड को लागू कराना जो विधि नहीं कहा जा सकता, गुंडागर्दी के अलावा, राज्य की गुंडागर्दी या राजा की गुंडागर्दी, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। यूं तो गुंडा भी हमसे वो करवा लेता है जो वो चाहता है, और राज्य भी हमसे वो करवा लेता है जो राज्य चाहता है। तो राज्य के जो राज्य की चाह है, राज्य का जो चाहना है, और जो गुंडे की चाह और उसका चाहना है, इसके बीच अंतर कहां है? इसके बीच अंतर वैधता का है। राज्य उसका चाहना वैध है, गुंडे का चाहना वैध नहीं है। और गुंडे का चाहना वैध इसलिए नहीं क्योंकि गुंडे की चाह के पीछे कोई नैतिक, कोई कानूनी, कोई सामाजिक, कोई धार्मिक या कोई कल्याणकारी आधार नहीं है। उससे उसका कल्याण भले ही होता हो, लेकिन समाज इसका कल्याण ये नहीं होता। राज्य ये जो चाहना हमसे रखता है वो हमें प्रत्यक्ष, ठीक है, भले ही अपने विरोध में दिखता हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मेरे लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उससे सोसाइटी के सभी को फायदा है, सोसाइटी के सभी लोगों को फायदा है, और सोसाइटी में हम भी शामिल हैं। उसका राज्य की जो चाह है वो हमें अपने हितों के विरुद्ध लगती भले ही हो, लेकिन है नहीं। ठीक वैसे ही जैसे पैर टूटे हुए आदमी का पैर संभालना उसे अपने हित के विरुद्ध लगता है, क्यों? उसे दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर का कृत्य जो उसके पैर को संभालने की प्रक्रिया में दर्द पैदा कर रहा है उसे अनुचित नहीं कहा जाता। और इवन इस पैर टूटे आदमी के जो प्रियजन है वो भी उसे डॉक्टर की दया पर छोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्यों? वे जानते हैं कि इसके लिए कल्याण का मार्ग यही है। तो प्राकृतिक विधि वो आदर्श है जिसके अनुरूप राज्य की विधि अगर नहीं है तो उसे विधि नहीं कहा जा सकता, और जो विधि नहीं कहा जा सकता यानी उसकी विधि मान्यता यही प्रभावित हो गई है, उसे विधि कहा ही नहीं जा सकता। तो अगर राज्य का ऐसा निर्देश है जो प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि वो निर्देश जिनके प्रति जारी है, अर्थात राज्य की विधि जिनके लिए बनाई गई, अर्थात नागरिकों को,
क्या ऐसी राज्य की विधि का पालन करना चाहिए? तो उत्तर है नहीं करना चाहिए। जब वो विधि ही नहीं है तो वो राज्य के द्वारा लागू की जाने वाली गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी के संबंध में हमारे शास्त्र हमें शिक्षा क्या देते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ये ज्यादा नीच व्यक्ति है। तो इसका मतलब तो यह है कि राज्य की इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम खड़े हो जाएं। और अगर राज्य की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हो जाए तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, अव्यवस्था फैलेगी। उसे आप क्रांति भले ही कहें, क्रांति इसी को तो कहते हैं, राज्य की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हो जाना, यही तो क्रांति है। क्रांति और किस चीज का नाम है? ठीक है ना, क्रांति इसी को तो इनकलाब कहते हैं। इनकलाब इसी का तो नाम है। लेकिन जब इनकलाब आता है तो अव्यवस्था ये तो होगी। और विधि काहे के लिए आई? व्यवस्था स्थापित करने के लिए। तो विधि का एक स्वरूप प्राकृतिक विधि का है, तो प्राकृतिक विधि तो अव्यवस्था की वाहक बन गई, जो अपेक्षित नहीं है। जो विधि की जो मूल संकल्पना है उसी के खिलाफ है, जो आइडिया ऑफ लॉ है उसी के विरुद्ध है ये बात। ठीक है ना, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब मध्य युग के हम लोग पढ़ेंगे जब तो देखेंगे जो प्राकृतिक विधि के प्राचीन विचारक हैं और जो मध्य युग के विचारक हैं वे इस बात का जवाब ही नहीं दे पाए। उनकी आलोचना इसी बिंदु पर होगी कि अगर राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप आवश्यक रूप से होना चाहिए और वह नहीं है, तो नागरिकों को ऐसी राज्य की विधि का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात का वो कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे। वो विचारक जो प्राचीन विचारक हैं और मध्य युग के विचारक, क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है, और मान्यता ये होने के कारण वो ये तो कह नहीं पाएंगे कि आप पालन करो। ठीक है, ये तो कह नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये भी नहीं कह पाएंगे कि पालन न करो, क्योंकि अगर पालन न करो कह दे तो जो विधि की मूल संकल्पना है उसी के खिलाफ उनका सारा विचार चला जाएगा। इसलिए वो खुद कंफ्यूजन में आ जाएंगे और उनका विचार भी कंफ्यूजन में आ जाएगा। और जब ऐसी दशा आती है तभी विकास होता है। ये विकास के लिए यानी जब वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध होती है तब विकास के लिए द्वार खुलता है। ठीक है, विकास की जो प्रथम आवश्यकता है वो ये कि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त हो जाए, तभी विकास होगा। अन्यथा विकास क्यों होगा? अगर मेरे लिए मेरे वर्तमान संसाधन पर्याप्त हैं तो हम कचेरी काहे जाएंगे, हम क्यों पढ़ाएंगे? भाई मेरी जो आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति के लिए मेरे वर्तमान संसाधन ये बिल्कुल पर्याप्त हो तो हम विकास क्यों करेंगे? विकास की प्रथम आवश्यकता जरूरत है। ठीक है ना, तो जब तक प्राचीन अध्ययन और मध्यकालीन अध्ययन प्राकृतिक विधि के बारे में अपर्याप्त सिद्ध नहीं होगा तब तक आधुनिक विचार क्यों आएगा? आधुनिक विचार के आने का रास्ता वो तो मध्यकालीन अध्ययन और प्राकृतिक अध्ययन इसके अपर्याप्त हो जाने से ही खुलेगा। ठीक है ना, तो जब इस रूप में प्राचीन अध्ययन और मध्यकालीन अध्ययन प्राकृतिक विधि के बारे में अपर्याप्त सिद्ध हुआ तब नवीन विचार आया और जो आधुनिक विचार है, और उसने कहा कि नो डाउट प्राकृतिक विधि उच्च विधि है राज्य की विधि से, और दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग है। और यह भी सही है कि राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप नहीं है तो वो अपनी विधि मान्यता नहीं खोती। राज्य की विधि फिर भी विधि बनी रहती है, क्योंकि उसकी विधि मान्यता का आधार प्राकृतिक विधि से मान्यता नहीं बल्कि राज्य की मान्यता है, और राज्य की मान्यता तो उसके साथ तब भी बनी रहती है। इसलिए वो रहती तो विधिमान्य है, रहती तो विधिमान्य है, लेकिन ठीक है वह अच्छी विधि ये नहीं कही जा सकती, वह सुविधि नहीं कही जा सकती। वह राज्य की विधि होगी, लेक्स होगी,
जस्ट नहीं होती। ठीक है, लेक्स हो सकती है, राज्य की विधि, लेक्स राज्य की विधि का नाम है। ठीक है ना, राज्य की विधि का नाम क्या है? लेक्स। और उचित विधि का नाम क्या है? जस। ठीक है ना, तो जो मॉडर्न विचार है वो ये कहता है कि सब बातें ठीक, प्राकृतिक विधि उच्च है, उसकी प्राधिकारिता भी बड़ी है, वो राज्य की विधि से अलग भी है, और प्राधिकारिता, ठीक है, इसमें उच्च होने के कारण राज्य की विधि को उसका अनुगमन करना ही चाहिए, उसे फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर फॉलो न करे तो भी राज्य की विधि कम से कम लेक्स बनी रहती है। वो जस भले ही ना हो, वो सुविधि भले ही ना हो, लेकिन अधिनियमित विधि का दर्जा वो नहीं खोती और वो अधिनियमित विधि बनी रहती है। इसलिए नागरिकों को उसका पालन करना ही होगा, क्योंकि वह इनेक्टेड लॉ ये तो है, राज्य की विधि तो है, और राज्य में जब लगातार आप रह रहे हो तो आपसे यह अपेक्षित नहीं है कि मेरे ही घर में रहो और मेरे ही आदेश का उल्लंघन करो। अगर मेरा आदेश खराब है तो छोड़कर चले जाओ। आपसे यह अपेक्षित नहीं कि राज्य में ही रहोगे और राज्य की विधि का पालन नहीं करोगे। हाँ ठीक है, वो ठीक नहीं है तो उससे शिकायत करो राज्य से कि भाई अपनी विधि बदलो, लेकिन अपालन इसको प्रश्रय नहीं मिलेगा। तो उस समस्या का समाधान हो गया जो प्राचीन और मध्यकाल में विचारकों के सामने थी। ठीक है ना, तो प्राकृतिक विधि राज्य की विधि से स्वतंत्र और अलग है, पहली बात। प्राकृतिक विधि राज्य की विधि से उच्च है प्राधिकारिता में, दूसरी बात। राज्य की विधि को प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए, तीसरी बात। और चौथी बात कि प्राकृतिक विधि, इसके बारे में प्राचीन अध्ययन, मध्यकाल के अध्ययन ये कहते हैं कि अगर राज्य की विधि इसके अनुरूप नहीं है तो वो अपनी विधि मान्यता खत्म कर देगी। अर्थात प्राकृतिक विधि एक आदर्श है, एक टचस्टोन है, एक कसौटी है जिस पर कसकर राज्य की विधि की विधि मान्यता को मूल्यांकित किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और जो मॉडर्न अध्ययन है वो ये कहता है कि प्राकृतिक विधि आदर्श टचस्टोन कसौटी है, किंतु अगर राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप न भी हो तो भी वो अपनी विधि मान्यता नहीं खोती, वह लेक्स बनी रहती है। जस भले ही न हो, वह अधिनियमित विधि का दर्जा खत्म नहीं करती, वह सुविधि भले ही न हो। ये दो विचार उभरते हैं। अर्थात मोटे तौर पर प्राकृतिक विधि राज्य की विधि से अलग होकर दो वर्गों में विभाजित हो जाती है। एक वर्ग जिसके अंतर्गत प्राकृतिक विधि द्वारा स्थापित आदर्श के अनुरूप राज्य की विधि न होने पर राज्य की विधि मान्यता, राज्य की विधि की विधि मान्यता यही प्रभावित हो जाएगी। और दूसरा वर्ग जहां प्राकृतिक विधि आदर्श तो रहेगी और राज्य की विधि से अपेक्षा भी होगी कि वह प्राकृतिक विधि का अनुगमन करे, लेकिन अगर राज्य की विधि प्राकृतिक विधि का अनुगमन नहीं भी करेगी तो भी उसकी विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी। ये दो वर्ग हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक विधि को किस ढंग की विधि समझा गया है, इस संबंध में जो फ्रीडमैन उनका एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को कोड करते हैं सब जगह, और वो कहते हैं कि प्राकृतिक विधि क्या है। यानी अब हम इस ओर चलना शुरू किए। पहले हमने ये बात कही कि प्राकृतिक विधि और राज्य की विधि अलग है। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, अब हम
प्राकृतिक विधि क्या है आखिर, प्राकृतिक विधि से क्या अभिप्रेत है, उसका आशय क्या है, उसका अर्थ क्या है, प्राकृतिक विधि किसको कहते हैं, इस और बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू अनफोल्ड द टर्म नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ क्या है? तो जब नेचुरल लॉ को हम समझने की कोशिश ये शुरू करते हैं तो अक्सर फ्रीडमैन का एक स्टेटमेंट ये कोट किया जाता है कि प्राकृतिक विधि मानव के द्वारा पूर्ण न्याय की खोज और उसमें विफलता की कहानी मात्र है। ये एक फिगरेटिव स्टेटमेंट है, एक अलंकारिक कथन है। इस कथन के माध्यम से प्राकृतिक विधि की प्रकृति, अर्थ आदि को स्पष्ट करने का प्रयास यह किया गया है कि प्राकृतिक विधि क्या है। यह मानव के द्वारा पूर्ण न्याय की खोज जो लगातार की जा रही, अनवरत की जा रही है। ठीक है, जब से मानव धरती पर आया उसके द्वारा पूर्ण न्याय की खोज की जा रही है। कंप्लीट जस्टिस, इसकी खोज चल रही है और कंप्लीट जस्टिस प्राप्त करने में वो आज तक सफल नहीं हुआ, क्योंकि अगर सफल हो गया होता तो फिर खोज अनवरत रूप से जारी होती ही नहीं। अनवरत रूप से जारी है, इसका मतलब आज भी मिला नहीं है पूर्ण न्याय। कहता प्राकृतिक विधि क्या है? प्राकृतिक विधि मनुष्य के उन प्रयत्नों की कहानी है, ठीक है, जो अनवरत पूर्ण न्याय की खोज की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, और जब इस स्टेटमेंट को हम अनफोल्ड करना शुरू करते हैं तो नेचुरल मीनिंग या प्राकृतिक विधि का अर्थ यह हमारे सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाता है। कहता है कि प्राकृतिक विधि क्या है? मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय ढूंढने का प्रयास। इसके मतलब प्राकृतिक विधि पूर्ण न्याय ढूंढने का प्रयास है, अर्थात प्राकृतिक विधि की अपेक्षा है कि राज्य की विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। प्राकृतिक विधि क्या है कि न्याय सबके साथ हो। यह नेचुरल लॉ है, यह प्रकृति का कानून है कि सबके साथ न्याय हो। सबके साथ न्याय कैसे करेंगे, इसके लिए राज्य की विधि आएगी। राज्य की विधि वो तरीका बन जाएगी जो प्राकृतिक विधि की अपेक्षा को पूरा करेगी। जैसे कहते ना, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, क्यों? मेरा नाम करेगा रोशन। यह है ना अगली लाइन कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ठीक है, तो कोई भी काम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है ना। प्राकृतिक विधि को परिभाषित कैसे कर रहा है फ्रीडमैन? एक अलंकारिक कथन के माध्यम से परिभाषित कर रहा है। एक अलंकारिक कथन के माध्यम से प्राकृतिक विधि का अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है यह पूर्ण न्याय की खोज है। ठीक है, पूर्ण न्याय की खोज है जो अनवरत जारी है। और अनवरत जारी इसलिए कि मनुष्य पूर्ण न्याय की खोज में लगातार असफल है, इसलिए है। अनवरत खोज होती ही नहीं अगर सफल हो गया होता। ठीक है भाई, प्राकृतिक विधि मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय की खोज और उसमें लगातार विफलता की कहानी मात्र है, यह कहा है उसने। तो पूर्ण न्याय की खोज है प्राकृतिक विधि, इसका मतलब पूर्ण न्याय को खोजना चाहती है। अब पूर्ण न्याय को खोजेगी कैसे? वैसे ही जैसे मेरा नाम करेगा रोशन, यानी उसका एक पर्पज है। पर्पज क्या है? पूर्ण न्याय की खोज। और पूर्ण न्याय की खोज ये होगी कैसे? राज्य की विधि के माध्यम से होगी। तो राज्य की विधि अलग खड़ी दिखाई देने लगती है और प्राकृतिक विधि अलग खड़ी दिखाई देने लगती है। प्राकृतिक विधि क्या बन जाती है? न्याय होना चाहिए सबके साथ, यह प्राकृतिक विधि का निर्देश है, या यूं कहें यह प्राकृतिक विधि है। और इस आदर्श को प्राप्त करने का माध्यम क्या है? राज्य की विधि। ठीक है ना, पूर्ण न्याय की खोज और उसे प्राप्त करने में विफलता की कहानी, यह मात्र है। अच्छा, विफलता क्यों हो रही है बार बार? इसलिए कि प्रत्येक काल, प्रत्येक परिस्थिति
इसमें न्याय की अवधारणा बदलती जाएगी। न्याय कभी कुछ समझा जाएगा, कभी कुछ समझा जाएगा। जिसे कई लोग कहते हैं ना कि महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या फलाने इसलिए महान थे कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमें इस बात से ही नफरत है। अगर ये महान इसलिए है, हम तो इन्हें महान मानते भी नहीं, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को, खैर कम से कम, लेकिन जो लोग भी मानते हैं वो अगर इन्हें महान इसलिए मानते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो स्वतंत्रता का संग्राम अब दोबारा तो होना नहीं, और ईश्वर न करे ऐसी परिस्थिति कभी ना आए कि अब स्वतंत्रता का संग्राम कभी दोबारा हमें लड़ना पड़े। ये स्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। हम ये सोच भी नहीं सकते कि स्वतंत्रता का संग्राम हमें अब कभी दोबारा लड़ना पड़ेगा। हम ये कॉन्सेप्शन में नहीं ला सकते, ये सोच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब मेरे महान हो जाने का रास्ता तो बंद हो गया। इसका मतलब अब कोई महान नहीं हो सकता। भाई स्वतंत्रता का संग्राम अब दोबारा नहीं होना, ठीक है, तो इसका मतलब महान होने का रास्ता ही बंद हो गया। और ये बात बेवकूफी की है, ये बच्चा भी बता देगा। महान होने का रास्ता कभी बंद नहीं होता। नंबर 1 की सीट हमेशा खाली रहती, क्योंकि जो नंबर 1 पर है उसे जब चाहो पराजित कर दो, तुम नंबर 1 पे आ जाओ। जब चाहो पराजित कर दो। जंगल में शेर, उसका जो वो होता है, उसे क्या बोले, शेर का जो झुंड है, ठीक है, उसका जो नेता है शेर, उसे जब चाहे कोई शेर पराजित कर दे और झुंड का नेता बन जाए। यानी नंबर 1 की सीट पुरुषार्थ से हासिल होती है और वो हमेशा खाली रहती है, ठीक है, हमेशा। वो कभी उस पर परमानेंट कोई होता ही नहीं। वो तो वैसी है जैसे बोलते ना, चल वैजंती शील्ड मिलती है ना। कुछ शील्डें अलग प्रकार की होती है। एक शील्ड होती है जो परमानेंटली तुम्हें मिल गई है। एक शील्ड कैसी है, उन्होंने कहा वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट की आपकी इंडिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, बदलती रहेगी। जब चाहो बन जाओ वर्ल्ड चैंपियन, जो तुम्हारी कुव्वत की बात है, ठीक है ना। तो महान होने का रास्ता कभी बंद नहीं है। आपकी दृष्टि ठीक नहीं, आप मूर्ख हैं, इसलिए आप ठीक से सोच नहीं सकते। उन्हें महान इसलिए कहा गया क्योंकि स्वतंत्रता तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी जरूरत थी और सबसे बड़ी समस्या थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज की जो सबसे बड़ी जरूरतें हैं और समाज की जो तत्कालीन समस्याएं हैं, उनसे जो जूझ जाता है वो महान होता है। और हर समाज के पास समस्या रहेगी, कोई भी समाज कभी समस्या विहीन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए महान होने का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। महान होने का रास्ता तो हमेशा खुला है। इसलिए यह कहना गलत है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिए महान है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह कहना ठीक है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी समस्या उससे लोहा लिया और उसका समाधान किया, इसलिए वो महान है। महानता का रास्ता कभी बंद नहीं होता, ठीक है। इसीलिए वो लोग भी मूर्ख हैं जो फेसबुक पर ये लिखते हैं कि सैनिक ही देशभक्त हैं क्योंकि वो 55 डिग्री टेम्परेचर में है, सीमा पर रक्षा कर रहे हैं ना। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी उतना ही देशभक्त है, ठीक है, जो एसी रूम में बैठकर इंसेट को कंट्रोल कर रहा है, तभी सुरक्षा हो पा रही है। सबका काम अलग है, सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन इससे किसी की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो सकता। सबके लिए रास्ता अपना है और इसीलिए इसको जो अनुभव करता है वही बुद्धिमान है। और इसीलिए हम सबसे गर्व से कहते हैं हम उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिसके बारे में विद्वान कहा जाता है, विद्वान अधिवक्ता। वो इसीलिए विद्वान होता है कि वो चीजों का तात्विक चिंतन करता है, सबस्टेंशियल थिंकिंग करता है चीजों के बारे में। तो अगर न्याय के तत्व को खोजना और उसमें बार बार विफलता की कहानी, यही प्राकृतिक न्याय है। यानी प्राकृतिक न्याय, न्याय को वो प्राकृतिक न्याय करे, प्राकृतिक विधि
उसका उद्देश्य क्या? न्याय की स्थापना। ठीक है ना? कहता है फ्रीडमैन, प्राकृतिक विधि क्या है? मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय को खोजना, उस मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय की अनवरत खोज, और उसमें जो विफलता की कहानी है, यही प्राकृतिक न्याय है। वो प्राकृतिक न्याय मेरे मुंह से निकल रहा है, यही प्राकृतिक विधि है। क्योंकि न्याय हर काल में बदल जाएगा। क्योंकि न्याय क्या है? न्याय की सरलतम परिभाषा अगर की जाए तो सरलतम परिभाषा जो होना चाहिए वो हो, यही न्याय है। और क्या होना चाहिए, यह हर परिस्थिति में बदलता जाएगा। जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए एसी रूम में बैठना ये जरूरी है, तो यहां न्याय ये है, यहां ठीक ये है कि एसी रूम में बैठा जाए, और वहां 55 डिग्री टेम्परेचर में तपना ये जरूरी है, तो वहां तपा जाए। कोई एक चीज सार्वकालिक तौर पर न्याय नहीं कही जा सकती। हाँ, कुछ चीजें सार्वकालिक तौर पर भी न्याय कही जा सकती है, जैसे पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, सार्वकालिक न्याय है। और इस तथ्य की पहचान पहली बार कौन करेगा? अरस्तु। अरस्तु देखेगा, अरस्तु कहेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु को, कि दो प्रकार का न्याय है। एक अभिसामयिक न्याय है, कन्वेंशनल जस्टिस है, ठीक है, जो समय का न्याय है, परिस्थिति का न्याय है, क्षण का न्याय है। और एक न्याय की संकल्पना सार्वभौमिक है, जो हर जगह एक जैसी रहेगी। ठीक है ना? तो प्राकृतिक विधि ये न्याय की खोज है, अर्थात प्राकृतिक विधि का निर्देश, प्राकृतिक विधि का तर्कवाक्य क्या उभरता है? न्याय होना चाहिए। तो वर्तमान विधि को हम विधि क्यों मानेंगे? यदि वह न्याय कर रही है, इसीलिए इसे लीगल थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी हमने आप शुरुआत जब जूरिस्प्रूडेंस की थी तो आपसे कहा था कि थ्योरी अर्थात सिद्धांत यह बताता है कि जो कुछ है वैसा क्यों है, यह सिद्धांत बताता है। तो राज्य की विधि विधि क्यों है? इसलिए क्योंकि वह तत्कालीन समय में न्याय स्थापित करने का माध्यम है। ठीक है ना? इसलिए वो, और नहीं है अगर, तो प्राचीन अध्ययन कहेंगे वो विधि ही नहीं है, और जो मॉडर्न अध्ययन है वो कहेंगे विधि तो है, लेकिन विधि का सबसे निम्नतम स्वरूप अर्थात इनेक्टेड लॉ, अर्थात लेक्स ये है, जस्ट नहीं है। देखिए, होना जस्ट चाहिए, आदमी होना कैसा चाहिए? अच्छा, ये आदमी तो है, बस आदमी ही है, बाकी आदमी जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। वैसे तो तब हो जब इसमें आदमियत हो, तब ये वैसे आदमी हो जिसे कैपिटल यम के साथ लिखा जाता है, ही इज ए मैन बट नॉट विथ कैपिटल यम। कैपिटल यम के साथ लिखे जाने वाले आदमी तो तब बनोगे जब आदमियत का विकास हो। ठीक है? तो पूर्ण न्याय की खोज यह हर काल में चली है, और हर काल में कभी भी पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए प्राकृतिक विधि लगातार, प्राकृतिक विधि में वो जीवनी शक्ति भी है। मतलब ये जो तर्क वाक्य है, प्राकृतिक विधि की उस जीवनी शक्ति के तरफ भी इशारा करता है, जिस जीवनी शक्ति के कारण प्राकृतिक विधि ठुकराई तो कई बार गई, जैसे एनालिटिकलों ने ठुकराया। जब प्रमाणवादी विचारक इनका युग आया तो इन्होंने कहा इससे फायदा क्या होगा, कि क्या होना चाहिए, क्या है इसकी बात करो, कुछ भी होना चाहिए। अगर ठीक है जो है उसका पालन नहीं कर तो राज्य तो तुम्हें उठा के जेल में भेजेगा। राज्य की विधि जो है, भाई तुम ये बता रहे हो कि न्याय स्थापित करने के लिए ये होना चाहिए, और चूंकि राज्य की विधि ठीक है न्याय स्थापित करने के लिए जो होना चाहिए उसे करने का निर्देश ये दे ही नहीं रही, ठीक है, इसलिए राज्य की विधि उचित नहीं है। तो प्रमाणवादी ये कहेंगे न हो उचित, राज्य अपनी ताकत से लागू तो करा लेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो अनुशासनी, इसे भुगतना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हम प्राकृतिक विधि का अध्ययन करें? फायदा तो इसमें है कि हम ये जाने कि क्या है, ताकि उसके मुताबिक आचरण कर सकें, और अनुशासनी यानी पेनल्टी उससे खुद को बचा सकें। जरूरी तो यह है, ठीक है। और वह प्राकृतिक विधि के अध्ययन को महत्वहीन या निरर्थक एक्सरसाइज, और आप लोगों को समझाने के लिए कहूं तो ऐसी बात समझने लगेंगे जैसे आप लोग नहीं कहते इंपॉर्टेंट बता दीजिए, बाकी से पढ़ने से क्या फायदा है, वो आता तो है नहीं। ठीक है, प्रमाणवादी इस ढंग की बात कहेंगे, ठीक है,
कि उपयोगी नहीं है, चूंकि क्या होना चाहिए ये जानना, इसलिए उसे क्यों जानना, वो तो बेकार की बात है। विधिवेत्ताओं के लिए जरूरी है कि क्या है ये जानना, और इस रूप में वे प्राकृतिक विधि का तिरस्कार करेंगे और प्राकृतिक विधि के अध्ययन को एक महत्वहीन बात समझेंगे। लेकिन एनालिटिकलों में ही हम लोग जो पढ़ेंगे प्रमाणवादियों को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फिर प्राकृतिक विधि जीवित होकर सामने आ गई और ये माना गया कि नहीं, अगर कानून में नैतिकता के तत्व ये नहीं होंगे तो वो गुंडों की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए पूर्ण न्याय की खोज में असफलता तो बार बार मिली, लेकिन प्राकृतिक विधि में वो जीवनी शक्ति रही है कि उसकी खोज अनवरत रूप से जारी है आज भी। क्यों? क्योंकि वो उपयोगी आज भी बनी हुई है। ये उसकी अनवरत खोज जारी है। इस तर्क वाक्य से, इस वाक्य से ये इशारा मिलता है कि प्राकृतिक विधि में वो जीवनी शक्ति बनी रही है, कि वो बार बार वापस आई है विधिक अध्ययनों में। उसमें जीवनी शक्ति क्यों है? इसलिए कि उसमें एक नैतिकता का गुण अंतर्निहित है। वो कहे कि पूर्ण न्याय की खोज कर रही है, वो न्याय नहीं पूर्ण न्याय की खोज कर रही। न्याय और पूर्ण न्याय, इसमें भी फर्क है। पूर्ण न्याय संतुष्टि देता है, न्याय सिर्फ विवाद का समाधान करता है। पूर्ण न्याय संतुष्टि देता है, और संतुष्टि यही शांति का आधार है। संतुष्टि के अभाव में शांति स्थापित नहीं हो सकती। या यूं कहे कि अगर शांति स्थापित भी होगी तो वो तूफान के आने से पहले की शांति होगी। तूफान कब आता है? प्राकृतिक विज्ञानी बताते तूफान तब आता है जब एक जगह पर गर्म हवा का दबाव, ठीक है ना, ये बढ़ने लगता है, और ठंडी हवा, ठीक है, क्योंकि ठंडी हवा सुखदायक है, अर्थात जब दुख घनीभूत हो जाए, गर्म हवा दुख जैसी है, जब दुख घनीभूत हो जाए तब सुख तब सुख की चाहत और सुख के लिए प्रयास ये बढ़ता है। तब ठंडी हवा गर्म हवा की वाली जगह पर तेजी से आती है, और जो तेजी से आती है तो वो तूफान का स्वरूप ये ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो तूफान, ठीक है, और उससे पहले गर्म हवा जब होती है शांति तो होती है, लेकिन वो तूफान से पहले की शांति है। फिर तूफान आएगा, तो तूफान ना आए, तूफान आना अच्छी बात नहीं है। शांति तभी, पूर्ण शांति तो तभी होती है जब तूफान के आने की स्थितियां भी न हो, ठीक है ना, वो शांति की अवस्था है। तो शांति संतुष्टि से जन्मती है, और अगर संतुष्टि नहीं है, आतंक से शांति स्थापित की गई है, तो वह शांति स्थायी नहीं होगी। और विधि का उद्देश्य स्थायी शांति को स्थापित करना है। इसलिए राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के, ठीक है, प्राकृतिक विधि से पूर्ण अलगाव करके, ठीक है, नहीं बनाई जा सकती। और अगर बनाई जाएगी तो वह विधि के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने में असमर्थ यही रहेगी, ठीक है ना। उसकी खोज अनवरत चलेगी, क्योंकि न्याय हर परिस्थिति में बदल जाएगा। इसीलिए प्राकृतिक विधि में जब हम लोग घुसेंगे, देखेंगे, तो प्राकृतिक विधि को 5 स्वरूपों में स्वीकार किया जाएगा। कुछ विचारक कहेंगे कि ये एक आदर्श है जो राज्य की विधि किस दिशा में बनाई जाए उस दिशा का निर्देशन कर सकती है, अर्थात ये निर्देशन का बिंदु है, ठीक है। ये पूर्ण न्याय को स्थापित करने वाली विधि बनाने में राज्य की सहायता करती है, अर्थात ये विधि के जो निर्माता हैं उनका दिशा निर्देशन करती है। या यूं कहे, प्राकृतिक विधि वह आदर्श है जो विधायन का दिशा निर्देशन ये करती है। इस रूप में भी इसे माना जाएगा। यह भी माना जाएगा प्राकृतिक विधि वह प्रक्रिया है जिससे, ठीक है, राज्य की विधि को ढूंढा जा सकता है। वह प्रक्रिया है। न्याय काहे से स्थापित होगा, राज्य की विधि कैसे बनाई जाए कि न्याय स्थापित हो जाए, ठीक है ना, तो वह प्रक्रिया है। इस रूप में भी इसका अध्ययन चलेगा। कुछ विचारक कहेंगे कि राज्य की प्राकृतिक विधि क्या है, वो राज्य की विधि को खोज रही है, इसलिए राज्य की विधि की अंतर वस्तु को वो ढूंढ रही है, यह कहा जा सकता है। अर्थात प्राकृतिक विधि को कुछ विद्वान इस रूप में भी पढ़ेंगे